अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है और इसमें से एमसीक्यू आता है, बट ये बहुत वास्ट टॉपिक है। सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू सीपीएसपी फॉर्मेट, जिससे आपके इंशाल्लाह तमाम एमसीक्यू सॉल्व होंगे। जस्ट 20 स्लाइड्स हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब कॉन्सेप्ट की बात क्या है कि देखें, अगर किसी फीमेल को कंसेप्शन से पहले टाइप 1 डायबिटीज़ है, आफ्टर कंसेप्शन वो टाइप 1 डायबिटीज़ रन करेगी। हम कहेंगे कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है इन प्रेगनेंसी। किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है बिफोर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी वो रन करेगी, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को अब टाइप 2 डायबिटीज़ है इन प्रेगनेंसी। उसके हम नोट्स पे ये लिखेंगे। लेकिन किसी फीमेल को ना टाइप 1 डायबिटीज़ है ना टाइप 2 डायबिटीज़ है, और प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम उसे अगर डायबिटीज़ हो जाती है, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, अगर उसे डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो उसे हम कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़, बिकॉज दिस डायबिटीज़ इज अकरिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे PIH या प्री क्लेम्सिया को हम लेबल करते हैं आफ्टर 20 वीक्स, बट जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम लेबल कर सकते हैं किसी भी टाइम, राइट। सो सबसे पहले इंसिडेंस 5% इंसिडेंस होता है डायबिटीज़ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको मज़ीद डिवाइड किया जाए तो 5% फीमेल को होगी टाइप 2 डायबिटीज़, 7.5% को होगी टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन मेजॉरिटी को 87.5% को होगी जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इंसिडेंस तो आपने नहीं भूलना। अब इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर किसी मदर को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो फ्यूचर में उसके बेबी को रिस्क होगा ऑफ 2% ऑफ हैविंग द डायबिटीज़। लेकिन अगर किसी फादर को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके बेबी में फ्यूचर में रिस्क होगा 8% ऑफ द डायबिटीज़, क्योंकि फैमिलीज़ में रन करती है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो रिस्क जो होता है वो 30% होता है। और इसी तरह से अगर किसी मदर को टाइप 2 डायबिटीज़ हो तो उसके बेबी में रिस्क होता है 15% डायबिटीज़ का, और अगर फादर को डायबिटीज़ हो तो उसके बेबी में रिस्क होता है अगेन 15%। लेकिन अगर मदर और फादर दोनों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो तो रिस्क जो होता है वो 75% तक हो जाता है। अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, किसी भी फीमेल को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, अब वो कंसीव करना चाहती है तो हम उसे क्या एडवाइस करेंगे? तो हम सबसे पहले तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करेंगे, और हम उसे कहेंगे कि अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखे। वो हमें कैसे पता चलेगा? हम HbA1c करवाते हैं। HbA1c का कितना लेवल होना चाहिए? 43 मिलीमोल पर मोल या इससे कम होना चाहिए, या फिर बहुत हो जाए तो 48 मिलीमोल पर मोल होना चाहिए। और अगर 48 मिलीमोल पर मोल लेवल है तो ये बनता है 6.5%। तो अगर 6.5% से कम HbA1c का लेवल है तो हम उसे कहेंगे कि कंसीव कर ले। लेकिन अगर ये 10% या 10% से ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सबसे पहले अपने शुगर लेवल कंट्रोल करे, इसे कम करे और तब कंसीव करे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और HbA1c के बारे में ही वो पूछते हैं। आइडियल हमारा एम है कि 43 मिलीमोल पर मोल हो, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ वैल्यू है वो 48 मिलीमोल पर मोल है। और अगर 10% से ऊपर HbA1c का लेवल है तो आपने एडवाइस करना है कि प्रेगनेंसी नहीं करनी। तो ये MCQ पूछ लेते हैं कि 10% है तो आप क्या करेंगे? आप उसे एडवाइस करेंगे कि प्रेगनेंसी ना करे। तो और हमने ये भी कहना है कि ज़ाहिर सी बात है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, मेडिसिन ले रही होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया को भी हम डिस्कस करेंगे कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। और डाइट और वेट लॉस के बारे में बताएंगे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे ड्यूरिंग ईच ट्राइमेस्टर, मैटरनल एंड फीटल। और फोलिक एसिड 3 months बिफोर द कंसेप्शन एंड 3 months आफ्टर कंसेप्शन वो लेगी 5 मिलीग्राम, वरना 400 माइक्रोग्राम हम देते हैं। इसके अलावा रीनल टेस्ट करवाएंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, रेटिनल असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम अदर मेडिसिन देखेंगे कि कहीं वो ACE इनहिबिटर्स और स्टैटिन तो नहीं ले रही, बिकॉज डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में हाइपरटेंशन होती है। अक्सर पेशेंट ये ड्रग्स ले रहे होते हैं और जैसे ही पेशेंट कंसीव करती है दीज बोथ ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और ये भी MCQ आते हैं, स्टैटिन के बारे में पूछ लेंगे तो स्टैटिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ACE इनहिबिटर इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड।
और स्मोकिंग ख़त्म करने के लिए कहेंगे। अगर वो स्मोकिंग करती है, हुक्का पीती है, तो वो ना करे। अब हम ईच पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है आगे डिस्कस करते हैं। हमने फीमेल से स्मोकिंग के बारे में डिस्कस करना है कि स्मोक ना करे, डाइट के बारे में डिस्कस करना है, और अगर उसका BMI 27 से ज़्यादा है तो हमने उसे कहना है कि अपना वेट जो है वो कम करे। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को अपने याद करना है। और HbA1c की अगेन अगर हम बात करें तो HbA1c जो है वो 43 मिलीमोल पर मोल से कम हो, या 48 एटलीस्ट 48 मिलीमोल पर मोल से कम होना चाहिए, यानी 6.5% से एटलीस्ट कम होना चाहिए। और अगर वो 10% से ज़्यादा है, परसेंटेज भी आपने याद करनी है और वैल्यू भी, और 86 मिलीमोल पर मोल से ज़्यादा है तो आपने उसे कहना है कि प्रेगनेंसी नहीं करनी, पहले आपने शुगर लेवल कंट्रोल करना है। अब रीनल फंक्शन टेस्ट भी आपने करने हैं। अगर क्रिएटिनिन लेवल 120 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा आ जाए, या यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल से ज़्यादा आ जाए, या फिर GFR लेस देन 45 ml पर मिनट आ जाए, तो हमने उसे रेफ़र करना होता है टू द रीनल फिजिशियन। तो अब ये भी अक्सर MCQ बन के आ जाता है। हमने जब रीनल मॉड्यूल पढ़ा था तो उसमें ये बात की थी कि अगर क्रिएटिनिन लेवल 110 या 120 से कम हो तो प्रेगनेंसी की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो आप उसे एडवाइस करते हैं कि वो अवॉइड करे प्रेगनेंसी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बस आप क्रिएटिनिन की वैल्यू याद कर लें, और जब GFR बहुत कम हो जाता है 45 से भी कम, तो ये तो लास्ट स्टेज बन रही होती है। तो अगेन हमने रीनल मॉड्यूल में बात की थी कि हम उसे कहेंगे कि प्रेगनेंसी ना करे। तो रीनल डिजीज़ किसी भी वजह से हो, डायबिटीज़ की वजह से हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ किसी भी वजह से हो, तो हमें सिर्फ आपने ये 2 बातें याद रखनी है, GFR की और क्रिएटिनिन की। तो आप ये बात याद रख लें। अगर MCQ में इस तरह से आ जाए कि क्रिएटिनिन 160 माइक्रोमोल पर लीटर है और पेशेंट कंसीव करना चाहती है, व्हाट यू विल डू, यू विल रेफर सच पेशेंट टू रीनल फिजिशियन, या आप कहेंगे कि यू विल एडवाइज सच पेशेंट टू नॉट हैव प्रेगनेंसी। और ये भी MCQ आ चुका है, ये सेकंड लाइन। इसमें क्या था कि अगर कोई फीमेल, उसको डायबिटीज़ है और साथ में उसको रेटिनोपैथी है या नेफ्रोपैथी है, और वो आपके पास आती है एंड शी सेज कि आई वांट टू कंसीव, व्हाट यू विल से। तो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगी। एक ऑप्शन होगी कि भाई ठीक है, प्रेगनेंसी कर लो, जैसे मसले हैं वैसे ही रहेंगे। दूसरी ऑप्शन होती है कि आप प्रेगनेंसी कर लें, मसले हल हो जाएंगे। तीसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप कंसीव करते हैं तो ये जो रेटिनोपैथी आपकी है और आपकी जो नेफ्रोपैथी है ये एक्सेलरेट हो जाएगी, ये मसले बढ़ जाएंगे। तो ये भी MCQ आ चुका है। तो कितने ये इंपॉर्टेंट बात है और कंसेप्ट की बात है कि आपने इसे काउंसिल करना है। ये 2 चीज़ें खास तौर पर अगर पेशेंट के अंदर हों। अब इससे भी MCQ आता है कि किसी भी फीमेल को सीवियर एंड ऑर्गन डैमेज हो, जैसे हमने पहले बात की थी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है? एंड ऑर्गन डैमेज को शो करता है। इसके अलावा किसी भी फीमेल को सीवियर कार्डिक डैमेज हो, न्यूरोपैथी हो, तो हम उससे क्या कहेंगे? हम उससे एडवाइस करेंगे टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो आपने बातें याद रखनी है कि हमने इसे कहना है कि अवॉइड करें प्रेगनेंसी, बिकॉज दीज डिजीजेस कैन एक्सेलरेट दीज पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। रेटिनल चेक हमने कब करवाना है? पेशेंट हमारे पास आई, वो कंसीव करना चाहती है, तो हम देखेंगे उसने रेटिनल चेक कब करवाया था पिछली बार। अगर उसने 6 महीने के अंदर नहीं करवाया तो हम उसे करवाएंगे। अगर उसने 6 महीने के अंदर करवाया हुआ है तो फिर हम उसे नहीं करवाएंगे। और अगर रेटिनल असेसमेंट हम करते हैं और वो नॉर्मल आती है तो हम उसको रिपीट करवाते हैं एनुअली। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एंटीनेटल केयर। किसी फीमेल को टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, अब वो आपके पास आ गई है, आफ्टर कंसेप्शन आपने क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? जब पेशेंट बुकिंग पे आएगी तो आप उसकी रेटिनल असेसमेंट करेंगे। रेटिनल असेसमेंट आप बुकिंग पे करेंगे। अगर कोई पैथोलॉजी नहीं मिलती तो रिपीट करेंगे एट 28 वीक्स। लेकिन अगर पैथोलॉजी मिलती है तो आपने 16 से 20 वीक्स पर रिपीट करना है। तो ये भी MCQ आ चुका है। सेकंड है रीनल असेसमेंट। रीनल असेसमेंट में क्या है कि आपने क्रिएटिनिन लेवल चेक करना है। अगर वो 120 से ज़्यादा आता है, या प्रोटीन यूरिया 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा आता है, या एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल से ज़्यादा आती है, देन यू हैव टू रेफर सच पेशेंट टू अ रीनल फिजिशियन। तो अब क्योंकि उसने कंसीव कर लिया है
तो अब हम उसे ये नहीं कहेंगे कि टर्मिनेट कर दो प्रेगनेंसी, हम उसे कहेंगे कि जाए रीनल फिजिशियन से ज़रा मशवरा करके आए। और फिर हम क्या यूज़ करें, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करें। अगर किसी फीमेल का प्रोटीन यूरिया 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा आए तो आपने उसको थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस ऑफर करना होता है। तो ये भी एमसीक्यू आता है। तो 5 ग्राम पर डे का आपने लेवल याद करना है। जितनी भी फीमेल्स जो डायबिटिक होती हैं, जब वो कंसीव करती हैं, दे हैव अ रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया, तो आपने उनको ऑफर करना होता है 75 मिलीग्राम ऑफ एस्प्रिन फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और इन फीमेल्स को आपने आयरन कैल्शियम भी ऑफर करना होता है, जैसा कि आप नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल्स को करते हैं। नाउ द रिस्क फैक्टर्स फॉर जीडीएम। अब हम बात करेंगे अबाउट द जीडीएम। जीडीएम के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कोई भी फीमेल जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30 kg पर एम स्क्वायर से ज़्यादा है, प्रीवियस मैक्रोसोमिक इन्फेंट है 4.5 kg से ज़्यादा, प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज़, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर डायबिटीज़ है, एथनिक ओरिजिन है, तो हम कहेंगे कि उस फीमेल को जीडीएम का रिस्क होगा। तो पहला एमसीक्यू तो इस रिस्क फैक्टर से ही बन जाता है, इसीलिए आपने रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं। नाउ हाउ टू स्क्रीन, व्हाट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर एमसीक्यू आए कि हाउ टू स्क्रीन, होम टू स्क्रीन एंड व्हाट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये जो तीन बातें हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर किसी भी फीमेल में रिस्क फैक्टर मौजूद हों तो आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी होती है एट 24 to 28 वीक्स। लेकिन इन रिस्क फैक्टर में अगर उसका रिस्क फैक्टर ये है कि उसको प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, तो फिर आपने उसको कब स्क्रीन करना होता है? एट बुकिंग। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर हो तो आपने पेशेंट को 24 से 28 वीक्स पर क्या करना है? स्क्रीन करना है। लेकिन अगर प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री होगी तो आपने उसको स्क्रीन करना है एट बुकिंग। तो ये दोनों ही एमसीक्यू आते हैं। और अगर प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को बुकिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपने उसको रिपीट करना है एट 24 to 28 वीक्स। मतलब इसकी हम डबल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, 2 दफ़ा कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जीडीएम की रिकरेंस का रेट बहुत ज़्यादा होता है, अप टू 84% होता है। तो ये भी एमसीक्यू आता है, अप टू 50%, 60%, 75%, 84%। तो इट इज़ अप टू 84%। रेंज क्या है? 30 to 84%। तो वो अप टू पूछते हैं, तो अपर आपने लेवल को लेना होता है। और अगर वो रेंज पूछें तो 30 to 84%, तो ये भी एमसीक्यू है। और अगर किसी फीमेल को प्रीवियस प्रेगनेंसी में जीडीएम का इशू था और उसके लिए उस फीमेल ने इंसुलिन ली, बिकॉज हर जीडीएम वाले को हम इंसुलिन तो नहीं देते, बाज़ डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाते हैं, बाज़ को हम सिर्फ मेटफॉर्मिन देते हैं। तो अगर उस प्रेगनेंसी में जीडीएम की वजह से हमें इंसुलिन देनी पड़ गई, तो अब जब वो दोबारा कंसीव करेगी तो रीअकरेंस जो रेट है उसका रिस्क 75% होगा। देखिए, जब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो 30 to 84% के दरमियान था, ये तो ओवरऑल है। लेकिन अगर वो इंसुलिन ले रही है तो 30% वाली रेंज आई ही नहीं, डायरेक्ट 75% रिस्क हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है, इसका मतलब है इतना हाई रिस्क होता है। Now what is the screening test of GDM? The screening test of GDM is OGTT, oral glucose tolerance test. What is the diagnostic test of GDM? That is again OGTT. So the diagnostic test and the screening test of GDM is same. और इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? हम पेशेंट का फास्टिंग वीनस प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल लेते हैं और कितनी वैल्यू आनी चाहिए उसकी? अगर उसकी वैल्यू 5.6 मिलीमोल पर लीटर या उससे ज़्यादा आ जाए तो ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है। 5.6 मिलीमोल पर लीटर कितना बनता है? 100 मिलीग्राम पर डीएल। तो यूँ भी पूछ सकते हैं, अगर फास्टिंग 100 मिलीग्राम पर डीएल है तो ये एबनॉर्मल है या उससे ज़्यादा। फिर पेशेंट को हम 75 ग्राम जो है वो ओरल ग्लूकोज देते हैं एंड आफ्टर 2 आवर्स हम रिपीट करेंगे इस टेस्ट को। अगर उसकी वैल्यू 7.8 मिलीमोल पर लीटर या उससे ज़्यादा आ जाए, जो बराबर होता है 140 मिलीग्राम पर डीएल के, तो अगर 140 मिलीग्राम पर डीएल वैल्यू आ जाए या उससे ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट को जीडीएम है। सो आपने ये दोनों वैल्यूज़ को याद करना है। देखिए, अब हमने जीडीएम को डायग्नोज कर लिया है, अब हमने करनी है इसकी मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि फास्टिंग लेवल कितना आ रहा था ग्लूकोज का। अगर फास्टिंग लेवल
कितना आना चाहिए GDM में? 5.6 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर वो 5.6 से ज़्यादा आ रहा है लेकिन 7 से कम आ रहा है फास्टिंग लेवल और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पेशेंट में, पॉलीहाइड्रोमनियोस नहीं है, मैक्रोसोमिया नहीं है, तो फिर हमने पेशेंट से कहना है कि वो डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करे 1 से 2 वीक्स में, और इन 1 से 2 वीक्स में घर में उसने मॉनिटरिंग करनी है शुगर लेवल्स की। किस तरह से? पहले फास्टिंग लेनी है, फिर 1 और पोस्ट मील डेली लेनी है, और ये चार्ट वो 1 से 2 वीक्स के बाद हमारे पास लेकर आएगी। और डाइट एक्सरसाइज ऑफ कोर्स वो कर रही होगी, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने फर्दर क्या करना है। लेकिन अगर MCQ में लिखा हो कि फास्टिंग लेवल 7 से तो कम है, लेकिन पेशेंट को पॉलीहाइड्रोमनियोस है, मैक्रोसोमिया है, तो हम क्या करेंगे? आपने डायरेक्ट टिक लगाना है भी इंसुलिन को। इंसुलिन तो हमने देनी ही देनी है। नाउ दिस इज द इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन। लेकिन अगर साथ में लिखा हो कि डाइट एंड एक्सरसाइज, ऐसी बात है, डाइट और एक्सरसाइज तो हमने करनी है, लेकिन अगर डाइट अलग हो, एक्सरसाइज अलग हो, इंसुलिन अलग लिखी हुई हो, तो यू हैव टू चूज इंसुलिन। आइडियल ऑप्शन की बात करें तो उसमें होना चाहिए इंसुलिन प्लस माइनस मेटफॉर्मिन इन एडिशन टू डाइट एंड एक्सरसाइज। और शुगर लेवल मॉनिटरिंग कैसे करनी होती है? फास्टिंग एंड 1 और पोस्ट मील। इसे मोस्टली सिंगल डोज इंसुलिन का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टेरियो में ये लिखा हो कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल सीधे सीधे 7 या 7 से ज़्यादा है, 7 किसके बराबर बनता है? 126 मिलीग्राम पर DL, तो हमने पेशेंट को इंसुलिन देनी होती है। अब ये जो इंसुलिन है ना, ये मल्टीपल डेली इंसुलिन डोजेस होती हैं, तो ये फ़र्क आ जाता है। 7 से ऊपर है तो मल्टीपल डेली इंसुलिन डोजेस। और आपने जो मॉनिटरिंग चार्ट बनाना है शुगर लेवल चेक करने का, वो भी इस तरह से डिफरेंट हो जाएगा कि उसमें फास्टिंग है, प्री मील भी ऐड हो गया, पोस्ट मील भी ऐड हो गया, एंड बेड टाइम भी हो गया। तो इसमें ये एडिशन हो गई है। उसमें क्या था? 1 और पोस्ट मील डेली था, इसमें प्री मील भी हो गया है, और इसमें बेड टाइम भी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने रात को 8 बजे डिनर किया, तो 9 बजे तो हम चेक करेंगे, वो सोता 12 बजे है, तो 12 बजे हम अगेन चेक करेंगे, तो इसमें लेवल्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। सो वंस अगेन 126 मिलीग्राम पर DL आपने लेवल याद रखना है। किसी भी सिनेरियो में लिखा हो पेशेंट को GDM है, फास्टिंग लेवल 126 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डाइट एंड एक्सरसाइज और मॉनिटरिंग करनी है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 1 और पोस्ट मील डेली ओनली। 2 वीक्स के बाद हम रिव्यू करेंगे। किसी भी सिनेरियो में लिखा हो वो कि शुगर लेवल फास्टिंग 126 मिलीग्राम पर DL से कम है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन लिख दें, मैक्रोसोमिया मोस्टली लिखते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियोस लिख दें, आपने पेशेंट को इंसुलिन देनी होती है। मोस्टली ओरल सिंगल डोज देते हैं हम। और मॉनिटरिंग कैसे करनी है? फास्टिंग 1 और पोस्ट मील। लेकिन किसी भी सिनेरियो में लिखें कि 7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है या 7 मिलीमोल पर लीटर है, या लिखें कि 126 मिलीग्राम पर DL वैल्यू है या 126 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा विद और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन मेंशन हो, तो आपने इंसुलिन यूज़ करनी होती है, मल्टीपल डेली इंसुलिन डोजेस, और फास्टिंग, प्री मील, पोस्ट मील, बेड टाइम मॉनिटरिंग चार्ट बनाना है पेशेंट का। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए हॉस्पिटल में हम तमाम पेशेंट्स के 6 लेवल चेक कर रहे होते हैं, तो हमने अच्छी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा एम क्या है? हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा एम ये है कि फास्टिंग लेवल लेस देन 5.3 मिलीमोल पर लीटर हो, और 1 आवर के बाद अगर हम चेक करें तो वो 7.8 मिलीमोल पर लीटर से कम हो, और अगर हम 2 घंटे के बाद चेक करें तो वो 6.4 मिलीमोल पर लीटर से कम हो वैल्यू ग्लूकोज की। तो ये हमारा एम है, ये हमारा टारगेट है, इसको भी आपने याद करना है। अब किसी भी फीमेल को GDM है तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मैटरनल हो सकती हैं, फीटल हो सकती हैं। फीटल में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर हम बात करेंगे अबाउट द मैक्रोसोमिया, तो उसे किसका रिस्क हो सकता है? मैक्रोसोमिया का। तो ये MCQ ये आता है कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि मैक्रोसोमिया हो रहा है, कौन सा सेंसिटिव मार्कर होता है? हमने एंटीनेटल केयर में पढ़ा था कि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड प्रिडिक्ट करता है कि बेबी को मैक्रोसोमिया है। अगर हेड सर्कमफेरेंस छोटा है और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जो है वो बहुत बड़ा है, तो ये शो करता है मैक्रोसोमिया को। तो हमने क्या चेक करना होता है? टू प्रिडिक्ट मैक्रोसोमिया फीटल एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। तो ये भी MCQ आता है।
इंट्रापार्टम केयर अगेन एमसीक्यू आता है। आप जब रिकॉल्स करेंगे तो आप ये देखेंगे चीज़ें, हमारा क्या एम है कि ड्यूरिंग द लेबर या ड्यूरिंग द सी सेक्शन लेवल 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर के दरमियान में हो। और इसको कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग स्केल, ये भी एमसीक्यू आ जाता है। और अगर लेवल 7 से ज़्यादा हो रहा हो या 4 से कम हो रहा हो तो हम क्या देते हैं, आईवी इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज। तो ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि कॉम्पोजिशन पूछ लेते हैं, आईवी इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज। तो ये तीनों ही एमसीक्यू आते हैं। नाउ टाइमिंग एंड मोड ऑफ बर्थ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है तो हमने इंडक्शन ऑफ लेबर या इलेक्टिव सी सेक्शन करना होता है एट 37 to 38 प्लस 6 वीक्स पर। लेकिन अगर जीडीएम है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम इंडक्शन या इलेक्टिव सी सेक्शन कर सकते हैं एट 40 प्लस 6 वीक्स पर। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जीडीएम हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही हो तो हम इलेक्टिव सी सेक्शन इवन बिफोर 37 वीक्स पर कर देते हैं। सो जनरली दीज आर द इंडिविजुअलाइज्ड केसेस। मोस्टली वो जीडीएम के बारे में पूछ लेते हैं कि जीडीएम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर या सी सेक्शन कब करेंगे, एट 40 प्लस 6 वीक्स। अब पोस्ट नेटल केयर में इंपॉर्टेंट क्या है कि जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो हम उसके शुगर लेवल चेक करते हैं, मोस्टली प्री मील एंड बेड टाइम। तो हमारा एम ये होता है कि लेवल जो है वो रिटर्न कर दिए टू द नॉर्मल। अगेन कितने होने चाहिए, 4 to 6 मिलीमोल पर लीटर के दरमियान में। नाउ न्यू नेटल केयर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर किसी मदर को जीडीएम है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है तो बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। तो हमने फीडिंग एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करनी होती है। और वैसे भी हम कहते हैं कि 30 मिनट्स में आप फीडिंग स्टार्ट करवा दें, तो 30 मिनट्स में आपने फीडिंग को स्टार्ट करना होता है। और फिर एवरी 2 to 3 आवर्स इंटरवल पर हमने ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करना होता है। कितना होना चाहिए, हमारे पास ग्लूकोज लेवल 2 मिलीमोल पर लीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो प्रेफर्ड कैपिलरी ग्लूकोज लेवल शुड बी 2 मिलीमोल पर लीटर। लेकिन अगर ये लेवल बिलो 2 मिलीमोल पर लीटर आए ऑन 2 कंसेक्टिव रीडिंग्स तो आपने क्या करना होता है, फीडिंग और आईवी डेक्सट्रोज देना होता है। तो ये कैपिलरी ग्लूकोज लेवल इंपॉर्टेंट है 2 मिलीमोल पर लीटर वाला। नाउ द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज मेलाइटिस। अगर किसी पेशेंट को जीडीएम है तो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ का कितना रिस्क होगा, वो है 50%। तो ये भी एमसीक्यू आता है। देखिए अगर किसी को जीडीएम है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 84% तक रिस्क होता है जीडीएम का। लेकिन अगर किसी को जीडीएम है तो टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क थ्रू आउट द लाइफ 5 to 15 ईयर्स के दरमियान में 50% होता है। तो ये भी आपने याद करनी है बात, ये भी एमसीक्यू आ चुका है। अगर किसी पेशेंट को जीडीएम है तो हम उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे कि उसको जीडीएम तो नहीं हो गया, कि उससे टाइप 2 डायबिटीज़ तो नहीं हो गया। हम 6 से 13 वीक्स के दरमियान उसको बुलाएंगे और कौन सा टेस्ट करेंगे, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, HbA1c चेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो 13 वीक्स तक नहीं आती, उसके बाद आती है, तो हम HbA1c भी कर सकते हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल भी चेक कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। जीडीएम के कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगी इन अनदर वीडियो। तो अभी तक आप इसको अच्छे से याद करो। कोई भी इशू हो तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप।